हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला चैप्टर है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, क्लास 11th बायोलॉजी का जो 9वां चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, नेचर और बॉन्ड क्या होता है मोनोमर्स के बीच में, डायनेमिक स्टेट क्या है बॉडी कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट की, मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है हमें, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग पढ़ना है, लिविंग स्टेट और एंजाइम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेड ऑफ सेम केमिकल्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड, एक ही केमिकल्स, एलिमेंट या कंपाउंड के बने होते हैं। ठीक है। अगर हम एनालिसिस करें प्लांट और एनिमल टिश्यू की या कोई माइक्रोबियल पेस्ट है तो हमें मिलता है उसमें कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे रिस्पेक्टिव इनके एलिमेंट होते हैं कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है। कह रहा है अगर सेम एनालिसिस किया जाता है पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के लिए, जो एग्जांपल है एक नॉन लिविंग मैटर का, तो हमें एक ऐसा ही सिमिलर मिलती है लिस्ट। ठीक है। कह रहा ऑल दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू। जो एलिमेंट पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ऐसा ही सैंपल मिलता है हमें एक लिविंग टिश्यू में। आगे चलते हैं तो हमें अगला पॉइंट जो है हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है अगर हमारे पास कोई लिविंग टिश्यू है, एक वेजिटेबल है या पीस ऑफ लीवर है या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, इसको हम ग्राइंड करते हैं ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में पेस्टल और मोटार की हेल्प से। ठीक। तो हमें एक थिक स्लरी मिलता है, वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। ठीक। इफ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और अ कॉटन, और इसको हम कॉटन पेपर या चीज क्लॉथ के हेल्प से स्टेन करते हैं तो हमें दो फ्रैक्शन मिलता है। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरा जो होता है रिटेंटेड, जिसे कहते हैं द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक। तो हमें दो पार्ट मिलता है। पहला जो होता है फिल्ट्रेट कहा जाता है टेक्निकली, जिसे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। हम यहाँ पे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। ये एक चार्ट दे रहा है, कंपेरिजन का है, एलिमेंट जो लिविंग और नॉन लिविंग में पाए जा रहे हैं। चार्ट को आप लोग देख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल द कार्बन कंपोनेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। जितने भी कार्बन कंपाउंड मिलते हैं लिविंग टिश्यू में, इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है अगर हम वे करते हैं लिविंग टिश्यू को, एक लीफ हो या लीवर हो, वेट को जिसे हम कहा जाता है, और उसे ड्राई किया जाता है। ठीक। तो जितने भी ऑल द वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है, और रिमेनिंग मटेरियल जो होता है गिव करता है ड्राई वेट को। ठीक। फिर कहा जाता है अगर इस टिश्यू को फुल्ली बर्न कर लिया जाए, जला दिया जाए उसे, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, CO2 वाटर वेपर के फॉर्म में, और रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। व्हाट रिमेनिंग इज कॉल्ड, और जो बचता है उससे एस कहते हैं, या सिंपल भाषा में राख कहा जाता है। एस में क्या होता है, द एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आल्सो सीन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखा गया है इनको। अगला पॉइंट जो शो कर रहा है ये चार्ट, जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जा रहे हैं लिविंग टिश्यू में, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट आयन शो कर रहा है। ठीक है। आगे चल रहे हैं। कह रहा है अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक, ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, और एसिडिक ग्रुप जो होता है एज ए सब्सटीट्यूएंट के फॉर्म में सेम कार्बन पे पाया जाए। अल्फा कार्बन जो होता है उस पाया जाए तो अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। ये जो होते हैं सब्सटीट्यूट होते हैं मेथेन्स के,
ठीक। मीथेन के इनकी जो वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी ऑक्युपाई की जाती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के द्वारा। हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा और वेरिएबल ग्रुप होगा जिसे आर ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है। आर ग्रुप के बेसिस पे अमीनो एसिड को 20 अमीनो एसिड में डिवाइड किया गया या 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन हो सकता है तो उसे ग्लाइसिन कहेंगे, मिथाइल ग्रुप हो सकता है तो एलानाइन होगा, और मिथाइल हाइड्रॉक्सी अगर ग्रुप है आर ग्रुप तो सेरीन होगा। ठीक है, आगे फिगर हम देखेंगे भी इसका। चलते हैं आगे। कह रहा है कि बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं अमीनो एसिड। ठीक, तो एसिडिक का एग्जांपल दे रहा है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में है लाइसिन, न्यूट्रल में है वैलिन और एरोमेटिक में अमीनो एसिड में आता है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। अमीनो एसिड का कह रहा है जो प्रॉपर्टी होती है एक आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, एमीन ग्रुप और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच जो होता है। ठीक, जैसा ये शो कर रहा है फिगर में। बी जो फिगर है इसे ज्यूटेरानिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है लिपिड जो होता है जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं। फैटी एसिड जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप मिथाइल, एथाइल, हायर नंबर भी हो सकते हैं इनका नंबर 1 से 19 कार्बन के बीच वरी करता है। ठीक, कह रहा है पाल्मिटिक एसिड होता है, उसमें 7 कार्बन पाए जाते हैं, 7 कार्बन को होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक कार्बन के साथ। एराकिडोनिक एसिड जो होता है, ठीक, 20 कार्बन पाए जाते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ये सेचुरेटेड हो सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है जिसे ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका आगे हम देखेंगे। ठीक है, मेनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं। फैटी एसिड जो होता है फाउंड एस्टरिफाइड विथ ग्लिसरॉल, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं। कहता है इनको ऑयल और फैट कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे ऑयल और फैट कहा जाता है। जो ऑयल होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जैसे जिंजली ऑयल, हेंस रीमेन ऑयल एज इन विंटर में भी वो ऑयल की तरह रहता है। ठीक है, कुछ लिपिड होते हैं जिसके पास फास्फोरस और फास्फोर रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, इनको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेसाइथिन जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है। जैसे कि कुछ हो गए नाइट्रोजनस बेसेस जिसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। ठीक, कह रहा है जब ये अटैच होते हैं व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर तब इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक, इफ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टिफाइड टू द शुगर, ठीक, और ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल हैं। एड्रिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, कह रहा है न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए आरएनए होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड ही पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए जैसा कि हम जानते हैं वर्क करते हैं एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, राइबोज, ठीक, 5 कार्बन कंपाउंड है। कुछ एमिनो एसिड शो कर रहे हैं जिसके साइड चेन दे रहा है। अगर हाइड्रोजन अटैच है साइड चेन से तो उसे ग्लाइसिन कहते हैं। अगर मिथाइल ग्रुप ऐड है तो एलानाइन कहते हैं और हाइड्रॉक्सिल मिथाइल ऐड है तो उसे सेरीन कहते हैं। पाल्मिटिक एसिड का शो कर रहा है, ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड का फिगर शो कर रहा है। फॉस्फोलिपिड लेसाइथिन का एग्जांपल है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल शो कर रहा है। ठीक है, आगे शो कर रहा है कुछ
नाइट्रोजनस बेसिस के फिगर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, कहा जाता है कि जब हम लिस्ट देखते हैं बायोमॉलिक्यूल की, ठीक, इसमें 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पाए जाते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक, इन एनिमल टिश्यू में क्या होगा, वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जैसा कि फिगर में पीछे शो किया गया था 9.1। ये फिगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, जैसा कि ये शो कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनको कहा जाता है। ठीक, कहता है व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी 1000 ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जब हम स्टडी करते हैं प्लांट को, फंगस को या माइक्रोबियल सेल को, तो हमको इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक, इनका एग्जांपल दे रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, एल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट। ठीक है, ये जो भी हैं ये दे रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल है। सॉरी, एल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट हो गया, गम है, स्पेसिस हो गया। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक, आगे चलते हैं, जैसा कि ये टेबल में शो कर रहा है। ठीक, आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और फिजियोलॉजिकल जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उनका फंक्शन जो होता है नोन होता है किसी भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। वहीं पे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनका रोल और फंक्शन नहीं पता होता है, अननोन होते हैं। ठीक है, आगे शो कर रहा है कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी यूज होता है। जैसे कि ये फिगर देखिए, पिगमेंट्स में दे रहा है कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन एक्सेट्रा। एल्कोलॉइड में दे रहा है मॉर्फिन, कोडीन एक्सेट्रा। टर्पिनॉइड्स में है मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल्स में है लेमन ग्रास ऑयल। ठीक, टॉक्सिन में है एब्रीन और रिसिन। लेक्टिन्स में शो कर रहा है कोंकावैलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कुरकुमीन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में है रबर, गम और सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्या रहा है बायो मैक्रोमोलिक्यूल के पॉल में पढ़ना है। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाइंड इन द acid soluble pool. They have a molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton approximately. ठीक है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं या एसिड सॉल्वर फ्रैक्शन में जो भी आते हैं कंपाउंड, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इस रेंज में वेरी करता है 18 टू 800 डाल्टन। कह रहा है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड आते हैं। These classes of compound with the exception of lipid have a molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. इसका molecular weight जो होता है 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होता है। कह रहे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, फाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के। पहले तो वो which have a molecular weight less than 1000 Dalton and they refer to macromolecules, जिनका जो molecular weight होता है 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं या सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और दूसरे वो जो पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, जिसे मैक्रोमोलिक्यूल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल पाया जाता है, जो आते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो लिपिड्स होता है मेनली पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो लिपिड होते हैं स्ट्रिक्टली नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। एसिड सॉल्युबल पूल की बात कर रहा है, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल के बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। और एक साथ ये लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिज्म के पूरे केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि एवरेज कंपोजिशन दे रहा है सेल का कि कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका परसेंटेज कितना पाया जा रहा है सेल में बाय मास के। तो सबसे पहले आ रहा है आयंस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको। अरेंज करने के लिए भी आता है एग्जाम में, और मैचिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आयन, जो परसेंट है इसका 1%। फिर आता है लिपिड्स 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, ठीक, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, प्रोटीन जो आता है 10 से 15%, और वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 70 to 90% बाई सेलुलर मास। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। आगे चलते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड होता है, लिनियर चेन होता है, एमिनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। ठीक, प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर होते हैं एमिनो एसिड के, और जो एमिनो एसिड होते हैं मेनली 20 टाइप के होते हैं। ठीक, अगर सेम टाइप के एमिनो एसिड है होमोपॉलीमर कहा जाएगा, डिफरेंट टाइप के हैं तो हेटेरोपॉलीमर कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है प्रोटीन जो होते हैं एसेंशियली 2 तरह के होते हैं, मतलब एक इसेंशियल होता है, एक नॉन इसेंशियल होता है। ठीक, जो डाइटरी प्रोटीन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, जिसको हम अपनी डाइट में लेते हैं बाहर से, और जो नॉन इसेंशियल होता है जो हमारी बॉडी में अपने आप बन जाते हैं, हमें उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनडायरेक्टली। ठीक है, कह रहा है जो प्रोटीन का फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये न्यूट्रिएंट को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, फाइटिंग इन्फेक्शन के साथ, ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के साथ फाइटिंग करते हैं प्रोटीन जो होते हैं। कुछ जो होते हैं हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ जो होते हैं एंजाइम की तरह काम करते हैं। जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, फंक्शन बता रहा है प्रोटीन और उसके फंक्शन को। जो कोलेजन है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, टिप्सिन जो है एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन की तरह काम करता है, एंटीबॉडी में आता है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं, रिसेप्टर में सेंसरी रिसेप्टर आते हैं, स्मेल टेस्ट और हार्मोन, और GLUT4 जो होता है इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में जो कोलेजन होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, बट रोबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक, पॉलीसैकेराइड को मेनली कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग चेन होता है शुगर का, डिफरेंट मोनोसैकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक में बनाते हैं पॉलीसैकेराइड को जोड़ के। ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा है सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। जो सेलुलोज होता है वो पॉलीसैकेराइड है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, वो ग्लूकोज होते हैं। ठीक, इसीलिए सेलुलोज को होमोपॉलीमर कहा जाता है। स्टार्च जो होता है स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है प्लांट में, और एनिमल में स्टोर हाउस का काम करता है ग्लाइकोजन। इनुलिन जो होता है पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, कह रहा है इन ए पॉलीसैकेराइड चेन या ग्लूकोज का एज ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कह रहे द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। जो राइट एंड होता है उसे रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं।
जैसा कि फिगर नीचे शो कर रहा है। ठीक है, कह रहा है स्टार्च जो होता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है और आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है उसे होल्ड करता है इस हेलिकल में, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर को शो करता है। सेलुलोज में ऐसा हेलिकल नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता है। ठीक, ये फिगर शो कर रहा है। जो राइट एंड होता है रिड्यूसिंग होता है, जो लेफ्ट होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है। आगे चलते हैं। कह रहा प्लांट सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, एग्जाम्पल है ये भी पॉलीसेकेराइड का। और पेपर जो होता है मेड फ्रॉम प्लांट पल्प या कॉटन फाइबर का जो बना होता है वो भी सेलुलोज होता है। ठीक, कुछ देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर में बहुत और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अमीनो शुगर होते हैं, केमिकली होते हैं मॉडिफाइड शुगर जिन्हें ग्लूकोसामाइन जैसे हो गया, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन और भी सारे होते हैं। कह रहा है जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जिसे कहते हैं काइटिन। ठीक, और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं होमोपॉलीमर होते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इंसेलुलर फंक्शन में आता है लिविंग टिश्यू के। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन आता है लिविंग टिश्यू में इनका। बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, इसमें न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है मेनली 3 कंपोनेंट इसके पाए जाते हैं। एक हेट्रोसाइक्लिक लिंक, ठीक, या कंपाउंड जिसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, एक मोनोसैकेराइड पाया जाएगा और तीसरा एक फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जैसे मैंने बताया आपको एडेनिन और मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं। शुगर में राइबोज पाई जाएगी, मोनोसैकेराइड पेंटोज जिसे कहते हैं, या 2-डीऑक्सी राइबोज पाया जाएगा। अगर राइबोज शुगर पाई जा रही है तो वह आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम प्रोटीन का, अगला पॉइंट हमारा है। ठीक है, कह रहा है जैसा कि मेंशन किया गया है जो प्रोटीन होते हैं हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ठीक, कह रहा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्ट्रक्चर बताया जाता है वो मेनली मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं हमेशा ये 2D व्यू या 2D स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, जैसे बेंजीन, नैप्थलीन, इनका स्ट्रक्चर हो गया 2D होता है। जो फिजिसिस्ट होते हैं, एक फिजिशियन जो होता है फिजिस्ट, वो 3D व्यू देता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जबकि एक जो बायोलॉजिस्ट होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पे। ठीक, कह रहा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को देखते हुए पोजीशन अगर तय की जाए, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकेंड अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, इन्हें प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, और एक जैसे एक सिंपल लाइन आपने देखी होगी, इसे सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें जो लेफ्ट एंड होता है उसे फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, और जो राइट एंड होता है लास्ट अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एक लाइन के फॉर्म में शो कर रहा है, पहला फिगर देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है प्रोटीन का। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसे एन टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक, और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। ठीक, कह रहा है अदर रीजन में जो प्रोटीन थ्रीड होती है, फोल्ड होती है इनटू अदर फॉर्म, जैसा कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स प्लीटेड सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का शो कर रहा है। फोल्डेड होते हैं, फोल्ड हो जाती हैं। ठीक, तो इन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कह रहा है और एडिशनल अगर इसमें कुछ होता है तो लॉन्ग प्रोटीन चेन जो होती है फोल्ड हो जाती है, जैसे एक हॉलो या बॉल की तरह, जैसा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी शो कर रहे हैं। ठीक, तो इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक, कह रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है नेसेसरी होता है। ठीक,
कह रहा है आगे, अगर ये इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट जो होती हैं अरेंज होती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में विद लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर के फॉर्म में लीनियर स्फीयर या स्फीयर जो होती हैं अरेंज होती हैं एक दूसरे के साथ क्यूब लाइक या प्लेट लाइक फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो इसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन का। ठीक, इसका एग्जांपल दे रहा है जो ह्यूमन की हीमोग्लोबिन होती है उसमें 4 सब यूनिट पाए जाते हैं जो दो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, अल्फा टाइप, और 2 सब यूनिट बीटा टाइप के होते हैं, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड जो पॉलीमर्स में पाया जाता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कह रहा है जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो होता है जिसमें अमीनो एसिड जो होते हैं लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक, ये बॉन्ड बनता कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, वाटर के निकलने से। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कहता है जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करता है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है और CONH बॉन्ड जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना। ठीक, कह रहा है इन्हें पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड होते हैं वो लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा और ये भी बनते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद ही। ठीक है, अगला पॉइंट कहते हैं जो बॉन्ड होता है फॉस्फेट और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर के बीच में। ठीक, एज देयर इज वन सच सिस्टर बॉन्ड ऑन अदर साइड, और एक और बॉन्ड होता है दूसरे साइड में तो इसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वाइड वैरायटी शो करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, जैसे जो 1953 में वाटसन और किक ने डबल हेलिकल मॉडल शो किया था डीएनए का, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही था डीएनए का। ठीक, इसमें जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एंटी पैरेलल होते हैं और जो इनका अपोजिट में एक दूसरे के रन करते हैं। ठीक, जो बैकबोन होता है इनका शुगर फॉस्फेट और शुगर चेन का बना होता है, जैसा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है एडेनिन और थायमिन के बाद बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th का जो 6ठा चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उसमें जाके डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं, डीएनए आरएनए के बारे में पूरा डिटेल दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है ईच स्ट्रैंड जो होती है एक हेलिकल स्टेयरकेस की तरह दिखती है। ठीक, एंड ईच स्टेप ऑफ असेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ बेसेस, और हर स्टेप पे जैसे ये एक पेयर ऑफ बेस की तरह रिप्रेजेंट करता है। एट ईच स्टेप ऑफ असेंट स्टैंड जो होती है टर्न करती है 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सॉरी। कहता है 1 फुल टर्न जो होता है 10 स्टेप का होता है, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो पिच होती है इनके बीच में 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। राइज पर बेस पेयर अगर देखा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। जो साइलेंट फीचर ये बताया जा रहा है ये बी डीएनए का है, जैसे बहुत सारे डीएनए पाए जाते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, तो ये बी डीएनए का बाकी हायर क्लास में पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, कह रहा है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में। कह रहा है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं, एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम के प्रेजेंस में बहुत सारे, इनको ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दिस बायोमॉलिक्यूल हैव टर्नओवर, और जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनका एक टर्नओवर होता है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू समवन अदर बायोमॉलिक्यूल एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमॉलिक्यूल, मतलब ये किसी और मॉलिक्यूल से बनते हैं और किसी और में टूटते रहते, कॉन्स्टेंटली ये काम होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल दे रहा है कैसे
एसिड से रिमूवल होता है CO2 का और एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, उसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कह रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। ठीक, बट दे आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं आइसोलेशन में नहीं होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए द मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, जिसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मतलब एक साथ एक दूसरे के चेंज होती रहती हैं और लिंक होती हैं एक दूसरे से रिएक्शन सारी। जो मेटाबॉलिक पाथवे होती है एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होती है। सिटी में जैसे ट्रैफिक लगती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ही रिएक्शन एक के पीछे एक अरेंज होती है। ये पाथवे जो होता है लीनियर होता है या सर्कुलर होता है। ठीक है, दिस पाथवे क्रिस-क्रॉस ईच अदर, देयर आर ट्रैफिक जंक्शन। जैसे बीच बीच में जंक्शन होते हैं, उसी तरह ये पाथवे जो होती हैं एक दूसरे को कट करती हैं, क्रिस क्रॉस करती हैं। ठीक है, कह रहा फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डिफिनिट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल, और इनका एक डिफिनिट रेट होता है और डायरेक्शन भी होता है। मेटाबॉलिक फ्लो जो होता है जिसे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इन मेटाबॉलिक ट्रैफिक को स्मूथली बॉडी में चलने की ज़रूरत होती है हेल्दी कंडीशन में बने रहने के लिए। ठीक, कह रहा है अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज ए कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग के बारे में कह रहा है मेटाबॉलिक जो पाथवे होती है लीड करती है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो पहला दे रहा है हमारा एग्जांपल जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर, जैसे एसिटिक एसिड जो होता है चेंज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। ठीक, तो इसे एनाबॉलिक फॉर्मेशन कहते हैं, पाथवे कहते हैं, या फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का। ठीक है, और दूसरा कह रहा है सिंपल बनता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, जैसे ग्लूकोज होता है लैक्टिक एसिड में चेंज होता है हमारे स्केलेटल मसल में। इसे कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे या ब्रेकिंग पाथवे भी कह सकते हैं, मतलब टूटने का प्रोसेस। जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है पाथवे होता है, एनाबॉलिक जो पाथवे होता है उसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है। ठीक है, और जो कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है लैक्टिक एसिड में हमारे स्केलेटल मसल में, तो गर्मी होती है हम लोगों को। ठीक है, तो मतलब एनर्जी का लिबरेशन होता है, और एनर्जी कहाँ देनी पड़ती है, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है अमीनो एसिड से, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे ही मेटाबॉलिक पाथवे जो है ग्लूकोज चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, 10 स्टेप की मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। यहाँ डिफरेंट टाइप के एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी करेंसी होती है लिविंग सिस्टम की, जो बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग में यूज किया जाता है उसे कहते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला पॉइंट है कह रहा है लिविंग स्टेट के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा कि हजारों केमिकल कंपोजिशन से हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है, जिन्हें मेटाबोलाइट कहा जाता है या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इनका जो कंसंट्रेशन होता है ईच ऑफ देम, जैसे कि ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है 4.2 मिली मोल पर लीटर से 6.1 मिली मोल पर लीटर होता है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में, while that of हार्मोन वुड बी नैनोग्राम पर ml, और जो हार्मोन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन तो और कम होता है। ठीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब कि कोई भी वर्क नहीं होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक, सारी चीज़ें स्टॉप होती हैं, इसलिए हमारा कोशिश
हमारी बॉडी का कोशिश ये रहता है, ट्राई हम ये करते हैं कि उसको स्टेडी स्टेट में, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रखें। लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक, लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, और प्रोसेस यही रहता है कि इक्विलिब्रियम में जाने से बचाया जाए। ठीक, कहा जाता है जो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म होते हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म दे कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। सही बात है, अगर कोई हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं होना तो लिविंग स्टेट कैसे होगा। आगे चलते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ना है। क्या जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, कुछ जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। ठीक, एंजाइम के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अपना, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक दूसरे को क्रिसक्रॉस करके या सर्विसेज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें पैकेट का फॉर्मेशन, पॉकेट का फॉर्मेशन, जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। यही एक्टिव साइट जो होता है जो जाके सबस्ट्रेट से फिट होता है और रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद रिलीज हो जाता है सबस्ट्रेट से। ठीक, एंजाइम का काम ये होता है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, उसकी रेट को इन्हांस करता है कि वो जल्द से जल्द प्रोडक्ट में चेंज हो सके। ठीक है, कह रहा है जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। ठीक, बल्कि एंजाइम जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन कहा जा रहा है कभी कभी कुछ एंजाइम जो होते हैं आइसोलेट किए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। हाई टेम्परेचर हो गया, हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में जो आ जाते हैं, स्टेबल करते हैं अपनी कैटालिटिक पावर को हाई टेम्परेचर पे अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, इसीलिए कहा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा है, कह रहे केमिकल रिएक्शन जो होती है दो तरह से होती है, एक फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, जैसे सॉलिड है तो मेल्ट हुआ, वाटर में वाटर क्या वेपोराइज होके वेपर में चेंज हो गया। ठीक, और केमिकल में क्या होता है, बॉन्ड का, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है और दूसरे बॉन्ड बनते हैं, जैसा कि ये रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज ए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जो रेट और फिजिकल केमिकल रिएक्शन की कैसे निकाली जाएगी कि कितने प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में बन रहे हैं, रेट इज इक्वल टू dp/dt से इसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कह रहा है रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को वेलोसिटी भी कहा जा सकता है अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई हो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमॉन्ग अदर फैक्टर। एक जनरल रूल ऑफ थंब है जिसमें कहा जाता है जो रेट होता है डबल या डिक्रीज हो जाएगा हाफ बाय इंक्रीजिंग फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन देयर डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो डबल हो जाएगा, अगर बैकवर्ड आती है तो हाफ हो जाएगा। ठीक, एक रिएक्शन दे रहा है कैसे एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को एनहेंस कर दे रहा है और इसके एब्सेंस में कैसा हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, चेंज होता है कार्बोनिक एसिड में। ठीक, यहाँ पे अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। ठीक, 200 मॉलिक्यूल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है 1 घंटे में। ठीक, लेकिन कहा जाता है अगर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज किया जाए जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तो रिएक्शन ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है, जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे 6 लाख मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पर सेकेंड होता है। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को एंजाइम ने एसिलेट किया है 10 मिलियन टाइम। विश्वास नहीं होगा लेकिन एंजाइम ऐसा कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बता रहे हैं, ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है, 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज करते हैं ऐसे रिएक्शन को, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, पूरा डिटेल चैप्टर है, तो इसीलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, इन आवर स्केलेटल मसल
अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। ठीक, एनारोबिक कंडीशन की बात कर रहा है, बट अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। ठीक, कह रहा है इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, जिसे अल्कोहल कहते हैं। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। कह रहा हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कैसे ऐसा कन्वर्जन कैसे करते हैं एंजाइम। ठीक है, जो केमिकल होता है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक, उसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट। और एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट होता है, ये 3D स्ट्रक्चर एक्टिव साइट जिसमें होती है, वो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। ठीक, जो तो ठीक है, इसमें स्टेप वाइज पढ़ते हैं क्या होता है। कहता है पहले जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है उस एक्टिव साइट से। ठीक, उसके बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है, रिएक्शन आगे बढ़ती है। नए स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और जैसे जैसे आगे चलता है बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बनते हैं, प्रोडक्ट का रिलीज होता है। सिंपल रिएक्शन, जैसे ये प्रोडक्ट एक रिएक्शन शो कर रही है एंजाइम के प्रेजेंस पे और एब्सेंस में कैसा हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, सबस्ट्रेट से शो कर रहा है और प्रोडक्ट शो कर रहा है। कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और वाइस वर्सा भी ऐसा ही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा होगी और रिएक्शन बहुत स्लो होगा। ठीक है, उसी के बारे में कह रहा है अगर प्रोडक्ट जो है लोअर लेवल पे है सबस्ट्रेट से, तो जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन अगर ये एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है। ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन का नेचर बढ़ता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट जो होता है कंबाइन करता है, बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइड से, उसके एक्टिव साइड में चेंज होते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। आगे फिर रिएक्शन प्रोसीड होती है, ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, मेकिंग होता है। तो एंजाइम प्रोडक्ट एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अपना रिलीज हो जाता है। ठीक है, वही स्टेप दिखा रहा है मल्टी स्टेप रिएक्शन। फैक्टर के बारे में बता रहा है जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक, कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट किया जा सकता है इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके, इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज करने से। प्रोटीन के टेम्परेचर से हो सकता है, पीएच से हो सकता है, सबस्ट्रेट की कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा केमिकल आ जाए जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करे। टेम्परेचर और पीएच की बात बता रहे हैं, तो कह रहा है जो एंजाइम होता है जो हाईएस्ट एक्टिविटी अपना शो कर रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे शो कर रहा है, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है। ठीक, कह रहा है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्रोटीन हीट से ब्रेक हो जाते हैं। और ये कंसंट्रेशन की बात शो कर रहा है, सी वाला जो देख रहे हैं इसमें Km वैल्यू दे रही है, जो वेलोसिटी Vmax का हाफ जो होता है उसे Km वैल्यू कहते हैं।
ठीक, फिगर देख लीजिए आप लोग, अगर फिगर आ जाए कभी नंबरिंग करने के लिए तो आप लोग उसे आसानी से कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। कह रहा है विथ द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फास्ट। जैसे जैसे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है पहले तो इंक्रीज करता है, फिर अल्टीमेटली रीच करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स जिसे कहते हैं, विच डू नॉट एक्सीड बाई एनी फर्दर राइज इन। उसके बाद कंसंट्रेशन आप कितनी भी इंक्रीज करें तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, जितने भी एंजाइम है सबस्ट्रेट से बाइंड होने के बाद, मतलब सैचुरेट होने के बाद कोई एंजाइम फ्री नहीं होता है, इस वजह से एडिशनल सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होगा और फिर जो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शन की इंक्रीज नहीं करेगी, यही कारण होता है। कह रहा है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू एंजाइम। कौन सा केमिकल बाइंड कर रहा है एंजाइम इनसे, उसकी एक्टिविटी भी डिपेंड करती है। कह रहा है व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसे कहते हैं इनहिबिशन प्रोसेस, और ऐसे केमिकल को कहते हैं इनहिबिटर। ठीक, कह रहा है व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर वो इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट से रिजेंबल कर रहा है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सबस्ट्रेट्स उससे बाइंड ही नहीं होगा, उसकी जगह ये इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी और प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन, और ये होता है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया जा रहा है इनहिबिशन ऑफ सक्सीनेज डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सीनेट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज किया जाता है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन के लिए। आगे चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर देखते हैं एंजाइम का। कह रहा है क्लासिफाई किया गया है एंजाइम को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज। कैसे रिएक्शन ये कैटेलाइज करते हैं उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एंड 4 to 13 सब क्लासेस। इन्हें 6 क्लासेस और 4 से 13 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, और नेम इनका जो है 4 डिजिट नंबर से के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो चलते हैं ऑक्सीडोरेक्टेज के बारे में। पहला पॉइंट जो हमारा है डिहाइड्रोजिनेजेज जिसे कहते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है 2 सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफेरेजेस, ऐसा एंजाइम जो कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को एक बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोलेजेस जो हाइड्रोलिसिस को परफॉर्म करेगा। ईथर हो गया, एस्टर हो गया, पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक हो गया, कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया, फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, या कार्बन कार्बन के बीच। ठीक, लाइएजेज आता है जो रिमूवल करता है ग्रुप का फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। लाइएजेज का काम ये होता है डबल बॉन्ड को छोड़ता है और ग्रुप का रिमूवल करता है। आइसोमेरेजेज आते हैं फिर जो कैटेलाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर को। लाइगेजेज आता है जो लिंकिंग करता है 2 कंपाउंड की। ठीक है, आगे चलते हैं, कोफैक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक, कहता है जो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। ये बाइंड करता है एंजाइम से टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम कहा जाता है, ये पूरा पार्ट होता है। ठीक है, कोफैक्टर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, यही इनको डिस्टिंग्विश करता है अदर कोफैक्टर से। जैसे कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो होते हैं ये कैटालाइज करते हैं
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। जो हीम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये पार्ट होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का। दूसरा जो है कोफैक्टर कोएंजाइम है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी होता है और ये एसोसिएट करता है एपोएंजाइम से सिर्फ कुछ ही देर के लिए, ओनली ट्रांसिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस। जब कैटालिसिस होती है तभी ये एसोसिएट करता है एपोएंजाइम से। ठीक, कह रहा है फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज ए कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। बहुत सारी कैटालाइज जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है इसमें कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। इसेंशियल कंपोनेंट जो होता है कोएंजाइम का विटामिन्स होता है, जैसे NADP या NAD, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन, इसमें जो विटामिन होता है नियासिन पाया जाता है। कह रहा नंबर ऑफ एंजाइम आर रिक्वायर्ड, इसमें मेटल आयन होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद साइड चेन, और साथ साथ ए सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, जैसे जिंक जो होता है एक कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम एंजाइम। एंजाइम की कैटालिटिक पावर खत्म हो जाएगी अगर कोफैक्टर को उससे रिमूव कर दिया जाए, विच इज टेस्टिफाइड दैट दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ, इसलिए एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंजाइम की कैटालिसिस में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।